यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो एमसीक्यूज यहाँ पर है PT65 का, इसको देखेंगे आज। यहाँ पर जो मैगजीन PT65 की इकोनॉमिक की है, इंग्लिश की है, बट यहाँ पर हम लोग जो एमसीक्यूज देखेंगे वो सब यहाँ पर हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग टॉपिक नंबर 5 और 6 कल डिस्कस कर चुके थे, राइट। 5 और 6 यहाँ पर हो चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉपिक नंबर 7, यहाँ पर लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो 8वां नंबर टॉपिक है आपका ये बिजनेस और इनोवेशन एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको देखेंगे। ठीक है, 7 और 8 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर। आते हैं से क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। श्रम और रोजगार जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7वां, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। इनसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं भारत सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई 4 श्रम संहिताओं के निम्नलिखित में से कौन सी संहिता शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा बाल श्रम उन्मूलन संहिता यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने 29 पुराने जो श्रम कानून थे इसको मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स यहाँ पर तैयार किए हैं। इसमें 1 मजदूरी पर संहिता, ठीक है, कोड ऑफ वेजेस। सेकंड औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल जो रिलेशन यहाँ पर कोड होते हैं। और तीसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड। और चौथा आपको हो जाएगा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति जो संहिता है वो, ठीक है। बाल से श्रम जो संबंधित यहाँ पर श्रम संहिता प्रावधान इन्हीं संहिताओं में समाहित किया गया है। इससे अलग कोई यहाँ पर संहिता नहीं बनाई गई, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से शामिल कौन सा नहीं था, यार डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत श्रम लेबर किस सूची में आता है? आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये समवर्ती सूची में आएगा। किस में आएगा? समवर्ती सूची में, क्योंकि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के तहत श्रम जो लेबर है ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसका यहाँ पर विषय होगा। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें और दोनों यहाँ पर श्रम संबंधी जो कानून है उसको बनाने में उनके संशोधन करने का अधिकार रखेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना केवल मौसमी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को कवर करती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। ये केवल मौसमी इकाइयों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये गैर मौसमी कारखानों के कुछ विशिष्ट प्रतिष्ठान पर लागू होती है। और वर्तमान नियमों के अनुसार 21,000 प्रति माह विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 तक वेतन पाने का जो कर्मचारी हैं इसके दायरे में आएंगे। तो पहली बात यहाँ से गलत है, सेकंड बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 बी यहाँ से तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 में कर्मचारी के जो राज्य हैं उसके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम को स्थायी रूप से बंद करने को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा ये करता है बंदी। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा क्लोजर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो औद्योगिक विवाद है इसके संबंध में बंदी या क्लोजर इसका अर्थ होता है कि किसी रोजगार के स्थान या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से बंद कर देना, ये छटनी करना है ना, ले ऑफ करना। और सेवा समाप्ति या रिटायरमेंट होता है वो अस्थायी रूप से व्यक्तिगत और रोजगार के समाप्ति से संबंधित होगा, जबकि बंदी पूरे प्रतिष्ठान के बंद होने की क्रिया को दर्शाता है। सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, मजदूरी संहिता 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मजदूरी संहिता 2019 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखो, मजदूरी संहिता 2019 है इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी और बोनस भुगतान जो है उसको विनियमित करना, और ये संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। जिससे क्या होता है, पुराने और जटिल कानून की जगह एक सरल और समान व्यवस्था लागू हो सके। 5वें का बी करेक्ट आंसर है। 6ठा नंबर है, मजदूरी संहिता 2019 के तहत फ्लोर वेज के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर निर्धारित एक सांविधिक न्यूनतम मजदूरी होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर वेज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे यहाँ पर कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकेंड बात है कि यहाँ पर बोला कि नहीं तय करेगा, मैंने बताया आपको बात, ये सही है। तीसरी बात है, यहाँ बोला है इसमें भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रीय भिन्नता पर कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें फ्लोर वेज में तय करते समय केंद्र सरकार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज निर्धारित कर सकती है, और क्षेत्रीय भिन्नता भी गुंजाइश होती है उसकी। तो ये गलत हो जाएगी बात। ओनली 1 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 7,
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के बारे में विचार करना है। ये हड़ताल, तालाबंदी और छटनी से संबंधित मौजूदा कानून को सरल और समेकित करता है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये संहिता ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की जो औद्योगिक रोजगार और स्थायी आदेश है उसके अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 46 और 47 है ना, इन दोनों में समाहित करती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये किसी भी प्रतिष्ठान में एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 51% सदस्य अनिवार्य करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी प्रतिष्ठान में एक से अधिक ट्रेड यूनियन है तो कम से कम 51% सदस्य वाली यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ माना जाएगा। तीसरी बात है, छटनी, ले ऑफ या प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सरकारी अनुमति की सीमा 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसको बढ़ावा देने के लिए और छटनियाँ जो बंदी है उसके लिए पूर्व सरकारी अनुमति की समय सीमा जो है या उसकी सीमा बढ़ाकर 100 से 300 श्रमिक कर दी गई है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। 7वें का आंसर सभी तीनों डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के संबंध में क्या प्रावधान किए गए थे? देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो फिक्स्ड टर्म जो एम्प्लॉयमेंट है इसके तहत नियोक्ता किसी कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के अनुबंध रख सकते हैं और इन कर्मचारियों को काम के घंटे, वेतन और भत्ते और अन्य जो वैधानिक जो लाभ होते हैं वो मिलेंगे जो यहाँ पर नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर जो 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अनुपातिक जो होता है इनका जो अनुपातिक यहाँ पर प्रो रेटा होता है उसको लेकर के आधार ग्रेच्युटी यहाँ पर अधिकार दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 8वें का सी करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोल रहे हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुख्य उद्देश्य के प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य संगठित असंगठित यहाँ पर गिग और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसमें श्रमिक सभी यहाँ पर सहित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार यहाँ पर कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है, ये भी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर यह संहिता की पहली बार यहाँ पर गिग जो वर्कर्स है इसे प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है। तीसरी बात है एग्रीगेटर्स को सामाजिक सुरक्षा कोष में अपने वार्षिक टर्नओवर का 5 से 10% योगदान करना आवश्यक होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेटर्स को जैसे यहाँ पर ओला, जोमेटो, ठीक है, आदि को यहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा इसको कोष में अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% तक योगदान करना होगा, ना कि 5 से 10%। ये गलत हो जाएगी बात। ये योगदान उनके श्रमिकों के लिए किए गए भुगतान जो होते हैं उनकी 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है ESIC कवरेज को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया गया और अधिसूचित क्षेत्रों के मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। चौथी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ESIC के दायरे को सभी 740 जिलों तक विस्तारित करने का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4 करेक्ट है, बी 3 वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मजदूरी की एक यहाँ पर समान परिभाषा के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के कानून जो अनुसार यहाँ पर सही कथन क्या हो सकते हैं बताना है। इसका जो सही कथन हो जाएगा, जो को नई संहिता जो मजदूरी है वेजेस है इसकी एक समान परिभाषा दी गई। यदि अब आप पर जो भत्ते होते हैं इसको कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक हो जाता है तो उस अतिरिक्त राशि को भी मजदूरी का हिस्सा माना जाएगा। इसमें श्रमिक को यहाँ पर भविष्य निधि और यहाँ पर ग्रेच्युटी जो होती है उसके यहाँ पर योगदान में वृद्धि होगी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 10वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड नेशनल यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी है बोर्ड, उसके संबंध में विचार करना है। ये एक एकल त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड होगा। पहली बात 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये 6 मौजूदा बोर्डों की जगह लेता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात इसकी है, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट होगी और दूसरी बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करेगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
जो कार्य स्थिति है संहिता, ये इसके तहत यहाँ पर राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा को स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है और ये एक त्रिपक्षीय सरकार नियोक्ता, जिसमें से सरकार, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उसका बोर्ड होता है, जो यहाँ पर मौजूदा 6 अलग अलग बोर्डों की जगह लेगा और मानकों को निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा सलाह दी जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 11वें का सभी सही है। डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, संदर्भ अवधि के संबंध में विचार करना है। जो संदर्भ अवधि होती है क्या होती है? देखो यहाँ पर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS किसी भी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति है जो सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। पहली बात 12वें का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो CWS है मतलब यहाँ पर करंट वीकली स्टेटस, इसमें यहाँ पर व्यक्ति की गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण से ठीक पहले के 7 दिनों के आधार पर किया जाता है। यदि व्यक्ति ने इस अवधि में कम से कम 1 घंटा काम किया तो उसे नियोजित माना जाएगा। पहला सही है। दूसरी बात है वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति जो होती है CDS, इसको निर्धारित करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक दिन में वास्तव में 1 घंटा से अधिक काम किया है तो उससे काम करने की स्थिति दी जाएगी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर CDS मतलब कहने का करंट डेली स्टेटस, या हिंदी में बोल सकते हो वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति। ये 1 दिन के भीतर गतिविधि को मापता है और यदि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति ने 1 घंटा दिन में काम किया है, ठीक है, या उससे अधिक काम किया है तो उसे उस दिन के लिए नियोजित माना जाता है। और ये बेरोजगारी मापने का सबसे सटीक पैमाना होता है, क्योंकि ये एक अल्प रोजगार को भी पकड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13, गतिविधि की स्थिति के जो निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्थितियों के संबंध में विचार करना है। प्रधान गतिविधि स्थिति PS जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल स्टेटस, उस गतिविधि को स्थिति होती है जिस पर एक व्यक्ति ने 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय प्रमुख समय मानदंड बिताया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, आर्थिक गतिविधि, सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति वह गतिविधि होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समान प्रधान स्थिति के अतिरिक्त 365 दिनों के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविधि करता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सहायक जो स्थिति होती है, जो सब्सिडरी स्टेटस होता है, उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अपने मुख्य गतिविधि के अलावा वर्ष में कम से कम 30 दिनों के तक यहाँ पर किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में लगे होते हैं। दोनों बातें यहाँ से सही है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है, आवधिक यहाँ पर श्रम बल संरक्षण के संबंध में विचार करना है। इसका संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर PLFS का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के कार्यान्वयन में यहाँ पर इसके तहत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसके द्वारा किया जाएगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसे 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे अप्रैल 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर जो स्टैटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स है उसके द्वारा पर शुरू किया गया था, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये बात गलत हो जाएगी, MOSPI। तीसरी बात है, तीसरा है सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय उसके द्वारा, है ना, तो यहाँ पर दूसरी बात गलत हो जाएगी। तीसरा, इसका उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाना। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक सामान्य स्थिति और CWS, ठीक है, CWS मतलब जो यहाँ पर ये कि इसके जो CWS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपको यहाँ से साप्ताहिक जो डेटा होता है वो, है ना, उसका यहाँ पर अनुमान लगाना। तो यहाँ से रोजगार डेटा प्रदान करेगा, तो तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। तीसरी बात फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक समान स्थिति तथा केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक रोजगार डेटा प्रदान कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15, स्किल इंडिया मिशन के बारे में विचार करना है। मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, जुलाई यहाँ पर 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका 10 साल पूरा हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगला, ये योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर साक्षर और नौ साक्षर लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन व्यापक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, न कि केवल ग्रामीण स्तर पर गैर साक्षर लोगों तक सीमित होना, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC
एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के मॉडल के तहत संचालित होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से इसका क्या होगा 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा। ठीक है, सही कौन सा होगा ये भी देख लेते हैं, गलत कौन सा होगा ये भी देखते हैं। पहली बात यहाँ पर है, देखो ये बोले इसका उद्देश्य अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत जो प्रतिष्ठान है इसको प्रशिक्षु जो शिक्षु होते हैं इनको नियुक्त करने को लेकर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये योजना शिक्षु और प्रतिष्ठान दोनों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रति माह प्रति शिशु 1500 रुपये तक का वजीफा या स्कॉलरशिप प्रदान करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एनएपीएस के तहत सरकार द्वारा वजीफे को लेकर जो 25% हिस्सा अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह सीधे शिक्षु होते हैं, मतलब अप्रेंटिस होते हैं, उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। ये राशि प्रतिष्ठानों को नहीं दी जाती बल्कि सीधे शिक्षु को दी जाएगी। शिक्षु मतलब अप्रेंटिस को दी जाएगी। ये बात गलत होगा। ठीक है, ये राशि प्रतिष्ठानों को नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना है। तो बी वाली बात गलत हो जाएगी। इस योजना के तहत जो शिक्षु होते हैं या अप्रेंटिस जो होते हैं इनके समूह आयु का 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करेक्ट है। और स्किल इंडिया मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, एकदम बात करेक्ट है। ठीक है, आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत कौशल त्वरक पहल के बारे में विचार करना है। यह पहल विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें विश्व बैंक का सहयोग शामिल किया गया था, पहली बात सही है। इसका एक मुख्य उद्देश्य एआई, रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कैरियर संक्रमण को सक्षम बनाना। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, डब्ल्यूईएफ की रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन का हिस्सा है जो सरकारों को सभी श्रमिक के लिए अप स्किलिंग और रीस्किलिंग को प्रोत्साहन करेगा। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट है 17 का। 18 नंबर 18, पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईआईटीज होते हैं योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है 18 का 18 नंबर का, यह योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जाएगी। पहली बात क्या होगा 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित होगी। सेकेंड बात है, इस योजना का कुल परिव्यय आउटले 60,000 करोड़ है, जिसमें यहाँ पर केंद्र और राज्य और उद्योग की हिस्सेदारी समान होगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुल व्यय 60,000 करोड़, लेकिन यहाँ पर इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 30,000 करोड़, 50% राज्य है ना, 50% यहाँ पर 30 इसकी हो गई केंद्र सरकार के 30,000 करोड़ और राज्यों की यहाँ पर 20,000 करोड़ होगी और उद्योग की यहाँ पर 10,000 करोड़ होगी। ठीक है, याद रखना है, न कि राज्य उद्योग की समान हिस्सेदारी, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, इस योजना को एशियाई विकास बैंक एडीबी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 50% तक सह वित्त पोषित किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर ओनली 3 करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है। अच्छा, पूछा क्या है, हाँ पूछा कौन सही, तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 19वां नंबर है, भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईआईटीज के संबंध में विचार करना है, जांच करना। देखते हैं इसको फिर से, इस टाइप का क्वेश्चन और दूसरे स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर है। ये बोल रहा है भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण वीईटी के ऋण के रूप में आईटीआई राज्य संचालित संस्थान होंगे। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि आईटीआई जो होते हैं ये भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण का मुख्य आधार होता है। भारत में वर्तमान में संचालित अधिकांश आईटीआई हैं लगभग 78% निजी स्वामित्व में है। एकदम करेक्ट है, क्योंकि 78 से 80% यहाँ पर निजी क्षेत्र में होगा, प्राइवेट सेक्टर्स में। सही है। आईटीआई प्रत्यायन कौशल विकास और यहाँ पर उद्यमिता मंत्रालय के तहत यहाँ पर प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी द्वारा किया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इनका नियमन प्रत्यायन कौशल विकास मंत्रालय के तहत यहाँ पर प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी द्वारा किया जाएगा। तीनों बातें सही है, 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, पीएम सेतु योजना के कार्यान्वयन के मॉडल के आधार पर विचार करने कौन सा सही होगा। ये केंद्रीकृत मॉडल का पालन करेगा जिसमें यहाँ पर सभी आईआईटीज सीधी केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित होंगे। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है।
दूसरा है यहां से, ये एक हब एंड स्पोक मॉडल का पालन करेगा जिसमें 200 हब आईटीआईस को 800 स्पोक आईटीआईस से जोड़ा जाएगा। ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पीएम सेतु योजना जो है उसके तहत यहाँ पर जो आईटीआईस हैं, आईआईटीज हैं, इसमें 200 आईआईटीज को हब के रूप में विकसित किया जाएगा और जो उन्नत तकनीकी और प्रशिक्षण को लेकर के हब होंगे, और ये अन्य 800 स्पोक आईआईटीज जो आईआईटीज हैं, आईटीआईस, इसको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये बात गलत होगी, मतलब ये बात सही होगी, सही पूछा है ना, तो ये बात करेक्ट है, वो बात गलत थी। ठीक है, यहाँ पूछा था कौन सा सही है, तो सेकंड वाली बात सिर्फ यहाँ से इसकी करेक्ट है। राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईआईटीआईस, बार बार मिस्टेक हो रहा है, आईआईटीआईस है, उसकी मान्यता किसके प्रधान द्वारा की जाती है? मैंने ऊपर बताया था ये बात, किसकी तरह की जाएगी? ये की जाती है 21 का आंसर प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी। भारत में आईटीआई के पाठ्यक्रम तैयार करने और मानक निर्धारण तय करने की मान्यता देने का कार्य डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये करता है। बी यहाँ से आंसर होगा 21 का। 22 है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी के बारे में विचार करना है। इन्हें ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईसी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है, ये वैश्विक फर्मों द्वारा अपने मूल संगठनों को वैश्विक और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित अपतटीय केंद्र होंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जीसीसी वे केंद्र जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने तकनीकी और व्यावसायिक कार्यों को संचालित करने में के लिए भारत जैसे देशों में स्थापित करती हैं। तीसरी बात है, भारत 50% से अधिक जीसीसी स्थित हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत मतलब दुनिया के कुल जीसीसी का लगभग 45% से 50% के करीब हिस्सा भारत में, ना कि सिर्फ 50% से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात। ओनली 1, 2 करेक्ट है आंसर 22 का ए। 23, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा सही होगा? देखते हैं 23 को। पहली बात है, इसका पहला है, न्यूनतम मजदूरी शब्द को अनुच्छेद 43 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस है, इस शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 का उद्देश्य सभी कामगारों के लिए एक जीवन निर्वाह मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू करने में आर्टिकल 43 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह कानून को द्वारा कामगारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी लिविंग वेजेस सुनिश्चित करे और इसी अनुच्छेद की भावना को लागू करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया था। 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में लिविंग वेज के बारे में विचार करना है। ये वह वेतन है इस तरह जो श्रमिकों और उनके परिवारों को जीवन का एक डिसेंट स्टैंडर्ड प्रदान करता है जिसमें यहाँ पर भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल होती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत में वर्तमान स्टेटस केवल न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस अनिवार्य करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि फिलहाल भारतीय कानून में केवल न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस ही यहाँ पर वैधानिक प्रावधान है। तीसरा, ये न्यूनतम समर्थन न्यूनतम मजदूरी से कम होता है। ये बात गलत क्योंकि यहाँ पर लिविंग वेज हमेशा न्यूनतम मजदूरी से अधिक होता है क्योंकि इसमें बुनियादी सुविधाएं के अलावा अन्य सामाजिक जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। 1, 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को उपयुक्त कानून आदि द्वारा सभी श्रमिकों को लिविंग वेजेस सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 43 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्य जो निर्वाह मजदूरी है उनको लेकर के मानवीय कार्य स्थितियों और शिष्ट जीवन और स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट होगा। और 43 जो ए है यह श्रमिक प्रबंधन की भागीदारी से संबंधित होता है। क्वेश्चन 26 है, देखते हैं। 26 है,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में हुई थी, लेकिन ये 2009 से चालू हुआ था। पहली बात 26 का करेक्ट है। दूसरा, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीसीआई कारपोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन आता है, ना कि वित्त मंत्रालय के। तो ये बात गलत होगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। इसमें यहाँ पर एक अध्यक्ष 6 सदस्य यहाँ पर होंगे, न्यूनतम 2 हो सकते हैं, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 1 और 3 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी क्या होगा, 26 का सही हो जाएगा। 27 है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण एनसीएलटी है किस अधिनियम के तहत यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की अपीली प्राधिकरण के रूप में काम करेगी। आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत यहाँ पर एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ, यहाँ पर जो अपीलेट यहाँ पर ट्रिब्यूनल होता है, इसको यहाँ पर सीसीआई द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश के अनुसार ये निर्णय आदेश के विरुद्ध यहाँ पर अपील सुनने का अधिकार दिया जाता है। बी करेक्ट है। जैसे टॉपिक 8 को देखते हैं। टॉपिक 8 स्टार्ट होता है, यहाँ से टॉपिक 8 के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर व्यवसाय और यहाँ पर नवाचार उद्यमिता। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार कितने करोड़ रुपए से अधिक के सौदे जो होते हैं मूल्य डीवीटी वाले सभी विषय इसमें विलय और अधिग्रहण लेन देन को सीसीआई को अधिसूचित किया जाना आवश्यक होगा। आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर 2000 करोड़। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 ने सौदा मूल्य सीमा डील वैल्यू जो यहाँ पर 150 है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या इसका परिचय दिया था। इसके अनुसार यदि किसी विलय या अधिग्रहण के सौदे का मूल्य 2000 करोड़ से अधिक है तो उस इकाई को भारत की महत्वपूर्ण व्यवसायिक संचालन है, तो यहाँ पर सीसीआई को सूचित करना अनिवार्य होगा। सी यहाँ से करेक्ट होगा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य होंगे, प्रमुख कार्य होंगे। आंसर हो जाएगा 29 का एक, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना है, ठीक है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है, ठीक है, और व्यापार स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, विलय और अधिग्रहण विनियमित करना ताकि यहाँ पर एकाधिकार को रोका जा सके, और सरकार की प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों को सलाह देना। तो सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। डी यहाँ क्या इसका करेक्ट आंसर 29 का। 30 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की कौन सी धारा एक प्रमुख उद्यम द्वारा शिकारी मूल्य निर्धारण को प्रभुत्व दुरुपयोग से पहचानती है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर धारा 4 का 2, इसका करेक्ट होगा 30 में, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम धारा जो 4 है इसका प्रभुत्व वाली स्थिति का दुरुपयोग से संबंधित है, और धारा 4(2) ये विशेष रूप से अनुचित या भेदभाव कीमतों जिसमें यहाँ पर शिकारी मूल्य निर्धारण शामिल होगा इसको प्रतिबंधित करती है। तो 30 जो 30 है इसका आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 31 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2015 का लक्ष्य गैर कारपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यम को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। इसमें 3 श्रेणियाँ थी, जैसे कि यहाँ पर एक शिशु को लेकर के 50,000 तक का ऋण, किशोर को लेकर के 50,000 1 से 5 लाख तक, और यहाँ पर तरुण को लेकर के जो 5 लाख से 5 लाख 1 से 10 लाख तक है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 31 का बी करेक्ट। छोटे उद्यमी और औपचारिक वित्तीय प्रणाली लाना और संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना, बी करेक्ट होगा। 32 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण श्रेणियों और यहाँ पर उनके संबंधित जो ऋण सीमाएं हैं उसके संबंध में विचार करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है इसमें 32 में, पहला शिशु को लेकर 50,000 तक मैंने आपको बताया ऊपर, किशोर को इतना, तरुण को इतना, और तरुण प्लस को इतना 10 से 20 लाख तक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप से क्वेश्चन मैंने बनाया आपको, ठीक है, दिखाने के लिए। तो यहाँ से क्या है डी, सभी बातें इसकी करेक्ट है। हम वहाँ पे तरुण ऊपर नहीं था, है ना। क्वेश्चन 33 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में फिर से क्वेश्चन है, इसमें कौन सा गलत है पूछ रहा है। देखो मुद्रा योजना जो होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड जो रिफाइनेंस एजेंसी है, एक प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा स्वयं सीधे ग्राहकों को ऋण नहीं देती है, ये एक पुनर्वित्त रिफाइनेंस संस्था है। ये बैंकों, NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को धन उपलब्ध कराती है जो आगे चलकर सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देते हैं, और अन्य सभी कथन यहाँ पर इसके
करेक्ट हो जाएंगे, ये बात गलत है। 34 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में 2025 के बारे में विचार करना है। GII 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया गया था। पहली बात, 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, भारत को 2015 में 81वें स्थान से ऊपर उठकर 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। सेकंड बात, 34 का सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और भारत नवाचार श्रेणी में क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई और यहाँ पर अब तक वह शीर्ष 40 देशों में 38वें स्थान पर शामिल है। स्विट्जरलैंड ने GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड लगातार कई वर्षों से इस सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। तीनों बातें क्या है, करेक्ट है। 34 का आंसर डी। 35 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष नवाचार क्लस्टर नहीं है। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर 3 नवाचार क्लस्टर शेंजन, हांगकांग, गुआंगो, टोक्यो, योकोहामा और बीजिंग ये सब होंगे। बेंगलुरु भारत का शीर्ष क्लस्टर है, लेकिन यहाँ पर यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 या शीर्ष 5 में शामिल नहीं है, हालांकि ये शीर्ष 100 में शामिल हो सकता है। ठीक है, 36 देखते हैं। GII 2025 के मुख्य आकर्षक के संबंध में भारत की स्थिति के बारे में विचार करना है। भारत ICT सेवा निर्यात में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। पहली बात यहाँ से 36 का करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत सूचना और प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में अपनी वैश्विक स्थिति बनाए हुए है। भारत घरेलू बाजार के पैमाने पर विश्व स्तर पर सीधे तीसरे तौर पर आता है या तीसरे स्थान पर आता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विशाल जनसंख्या और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत घरेलू बाजार के मामले में पैमाने पर डोमेस्टिक मार्केट जो स्केल पर तीसरे स्थान पर है। सही है। भारत और वियतनाम लगातार 15वें वर्ष से सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले ओवर परफॉर्मर हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत और वियतनाम नवाचार के क्षेत्र में उनके आर्थिक विकास की स्तर की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाला इनोवेशन जो ओवर परफॉर्मेंस यहाँ पर माना जाता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 36 का डी। 37 है, GII 2025 रिपोर्ट में भारत में कितने नवाचार क्लस्टर शीर्ष को 100 में स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर सी 4 है ना। एक तो यहाँ पर GII 2024-25 में रिपोर्ट के अनुसार भारत के 4 प्रमुख विज्ञान पदों की जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसके क्लस्टर को दुनिया के शीर्ष 100 क्लस्टर में अपनी जगह बनाई है। कौन कौन सा? एक तो बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। यह पुरस्कार 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की मूल वसीयत का हिस्सा नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा उनकी स्मृति में स्थापित किया गया था। सेकंड, पहले प्राप्तकर्ता अमर्त्य सेन थे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले प्राप्तकर्ता रागनार फ्रिंसिक और यहाँ पर जन टिनबर्गेन 1969 में थे। अमर्त्य सेन के पुरस्कार 1998 में मिला था, उससे पहले 1969 में इनको मिला, जो मैंने बताया आपको। तीसरा, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2024 का पुरस्कार डॉरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को संस्थाओं के निर्माण के और संपत्ति को उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए दिया गया था। केवल 3 करेक्ट है। आंसर यहां से क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर बी। 39, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। यह प्रक्रिया रचनात्मक है क्योंकि यह कुछ नया पेश करती है, और यहाँ पर विनाशकारी है क्योंकि यह मौजूदा उत्पादों की कड़ी प्रतिस्पर्धा देती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जोसेफ सुम्पेटर जो है सुम्पेटर राइट, इसके द्वारा प्रतिपादित क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन रचनात्मक विनाश जिसको बोलते हैं, इसका सिद्धांत बताता है कि यहाँ पर नया नवाचार पुराने और अक्षम उद्योग उत्पादों को नष्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रगति होती है। ठीक है, पहली वाली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 39 का सेकंड स्टेटमेंट है, देखते हैं इसको। इसमें बोले
इस मॉडल के अनुसार पेटेंट कंपनियों को प्रतिस्पर्धी द्वारा किए गए नए पेटेंट योग्य नवाचार बनाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस मॉडल के अनुसार पेटेंट नवाचार को प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें स्थायी सुरक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि वे कोई भी यहाँ पर नया नवाचार पिछले पेटेंट की उपयोगिता को नष्ट कर सकता है। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। 40 में बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में बौद्धिक संपदा आईपी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, ये इसमें फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 44% की वृद्धि हुई है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में आईपी फाइलिंग में जबरदस्त यहाँ पर वृद्धि देखी गई है और आर्थिक संरक्षण और विपो के आंकड़ों के अनुसार जीआई फाइलिंग में 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज देखी गई थी। सही है। ये वृद्धि मुख्य रूप से भौगोलिक संकेतक जीआई में 380% की वृद्धि के कारण हुई है। एकदम करेक्ट है। तीसरा, 5 ईयर प्लान 24 में भारत ने 1 लाख से अधिक पेटेंट दिए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है या रिकॉर्ड स्तर पर है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2023-24 में भारत ने पहली बार 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए, जो कि ऐतिहासिक उपलब्धि है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 40 का आंसर डी। 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क प्रशासन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, पादप किस्मों जो प्लांट यहाँ पर वैराइटीज होती हैं, इससे संबंधित अधिनियम का प्रशासन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि पौधों की किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तीनों बातें सही है। 41 का आंसर सभी तीनों मतलब डी। 42, भारत की वैश्विक IPR स्थिति के संबंध में विचार करना है। 2023 में भारत के वैश्विक स्तर पर ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे स्थान पर आए। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो पेटेंट फाइलिंग है इसमें भारत की स्थिति निरंतर सुधार हुआ है और ये छठे स्थान पर पहुंच गया। 23 में तो यहाँ से जो होगा ट्रेडमार्क फाइलिंग वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। हाँ सही बात है, ट्रेडमार्क लेकर सही बात बता रहा है। अगला, विपो के अनुसार भारत में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग 9वें स्थान पर है और छठे स्थान से 2023 से पहुंच गया था। मतलब यहाँ पर कहने का विपो के अनुसार जो भारत की पेटेंट फाइलिंग है इसमें 9वें स्थान 2020 में था, जो छठे स्थान पर 2023 में पहुंच गया है 23 में, है ना। तो सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरा, 2023 में पहली बार भारत के दायरे में किए गए अधिकांश पेटेंट आवेदन 55.2% भारतीय निवासियों द्वारा किए गए हैं। तीसरी बात भी एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 2023 में पहली बार स्थानीय निवासियों इंडियंस जो होते हैं उनके द्वारा पेटेंट फाइलिंग की संख्या विदेशी निवासियों से अधिक है। कितनी? 55.2% रही है, जो भारत के बढ़ते स्वदेशी नवाचार को दर्शा रही है। तीनों बातें क्या एकदम करेक्ट है। आंसर 42 का डी। डी मतलब पूछा गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, सभी सही है। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में विभिन्न IPR के बारे में संरक्षण अवधि के संबंध में विचार करना है, सम्मिलित करना है। देखते हैं IPR एरिया और यहाँ पर इसके टर्म्स और प्रोटेक्शन इसके क्या होंगे, मतलब संरक्षण की अवधि क्या होगी और IPR के एरिया इनका दायरा क्या होगा। देखते हैं। भौगोलिक जो संकेतक है, भौगोलिक संकेतक है ये GI जो होता है ये 10 वर्ष, इसे हर 10 साल बाद नवीकृत किया जा सकता है। तो क्या होगा? फर्स्ट का सी हो गया। अगला, डिजाइन जो होता है इसे शुरुआत में 10 वर्ष जिसे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुल यहाँ पर 15 वर्ष मान सकते हो डिजाइन को, 10 5 15 हो गया। सेकंड का ए। अगला, पेटेंट जो होता है आपका 20 वर्ष फाइलिंग की तारीख से 20 वर्ष बी। तीसरे का बी। चौथा बचा, चौथे में आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क, आपका हो जाएगा लेखक के जीवन काल से 60+, है ना। तो यहाँ से जो ट्रेडमार्क है 10 वर्ष, इसे अनिश्चित काल के लिए एक नवीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और कॉपीराइट की अवधि लेखक की अवधि इसकी मृत्यु से 60 वर्ष तक हो सकती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ट्रेडमार्क 10 वर्ष, इसे अनिश्चित काल के लिए नवीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? CABD। कहाँ पर होगा इसका CABD? CABC दे रहा है इसमें, क्या मिस्टेक हो गया इसमें? CABC मतलब C आएगा 4 वाले में, तो पहले में क्या आएगा? पहले में आपका आएगा 10 साल को कह सकते हैं,
ट्रेडमार्क जो होगा इसकी 10 वर्ष 15 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें यही होना चाहिए डी, इसका आंसर फॉर में डी होगा। ठीक है, एक बार आप देख भी सकते हो, और क्योंकि यहाँ पर जो जो इसमें किया गया था डी यहाँ से होगा इसमें, राइट, तो यहाँ से डी इसमें कर सकते हो, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 44 आपको इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे तो समझ आएगा आपको। ठीक है, जब मैगजीन आएगी तो बताऊंगा मैं आपको। 44 देखते हैं। 44 है ACBD CAB 44 है, और किसी ने नहीं दे रखा है वो स्टेटमेंट। IPR की जो परिभाषा है इस पर निम्नलिखित पर विचार करना है। पेटेंट प्राप्त करने वाले के लिए किसी आविष्कार में नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक उपयोगिता होनी चाहिए इसमें। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट जो होता है इसके लिए नवीनता और आविष्कारशील चरण और औद्योगिक अनुप्रयोग अनिवार्य शर्तें होती हैं। सेकंड बात, ट्रेड सीक्रेट वह गोपनीय जानकारी जिसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट वह गोपनीय जानकारी जिसका व्यावसायिक मूल्य होता है, और यदि इसका मूल्य नहीं होता तो इसे ट्रेड सीक्रेट के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। कॉपीराइट केवल साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर लागू होता है, संगीत, ऑडियो विजुअल कार्यों पर नहीं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि कॉपीराइट न केवल साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर बल्कि संगीत, ऑडियो विजुअल, फिल्में, सॉफ्टवेयर और वास्तुकला कार्यों पर भी लागू होगा, है ना। ओनली वन करेक्ट है आंसर यहाँ से एक। 45 है विलय और अधिग्रहण, इसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। एक विलय एक समझौता जहां दो मौजूदा स्वतंत्र कंपनियां मिलकर एक नया विलक्षण कानूनी इकाई बनाती हैं। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून, न्यायाधिकरण, NCLT प्राथमिक अनुमोदन प्राधिकरण होगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में कंपनियों का विलय का सम्मेलन NCLT के लिए मुख्य अनुमोदक निकाय होगा। दोनों बातें सही है। 46 है रिवर्स फ्लिपिंग के संबंध में विचार करना है। ये उस प्रथा का वर्णन करता है जहां स्टार्टअप्स जो पहले अपतटीय न्यायालय संगठनात्मक संरचना स्थापित कर चुके थे और अपना अधिवास वापस अपने गृह देश स्थानांतरित कर देते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत में यह संभावित लिस्टिंग के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज मजबूत आर्थिक नीति, बढ़ते स्थानीय बाजार और अनुकूल कर व्यवस्था के कारण आकर्षक प्राप्त कर रहा है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही बता रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में एकदम फैक्चुअल बातें दोनों के यहाँ पर कॉपी कर दी गई हैं, इनकी जो डिफिनेशन और इसके बारे में जो बताते हैं पूरा यहाँ से करेक्ट है। बात लिख भी सकते हो, दोनों बातों को नोट करके। फ्लिपिंग जो रिवर्स फ्लिपिंग है इसके बारे में सी यहाँ से सही आंसर है। 47 है भारत में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के संबंध में विचार करना है। CSR ढांचा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बात 47 का पहला करेक्ट है। दूसरा, CSR गतिविधि को खर्च करने के लिए कंपनी अधिनियम या कंपनी के तहत पात्रता मानदंड केवल वार्षिक निवल नेटवर्थ पर आधारित होगा। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पात्रता केवल नेटवर्थ पर आधारित नहीं होता है, इसमें 3 मानदंड होते हैं। एक तो नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक, दूसरी बात टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक। तो सेकेंड बात गलत है, पहला सही है। आंसर 47 का ए। 48 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के बारे में विचार करना है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए और वह अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ चुका या विदेश से लौटने से इनकार करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 48 है ना, हाँ पहला 48 का यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह अधिनियम के तहत यहाँ पर एक व्यक्ति को FEU घोषित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को 50 करोड़ या उससे अधिक के कुल मूल्य के अनुसूचित अपराध के साथ एक विशेष अदालत में आवेदन जमा करना होगा। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई में अपराध का मूल्य 100 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए, 50 करोड़ नहीं। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 49 है वी राइज पहल के बारे में विचार करना है। वी राइज पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा DP वर्ल्ड के साथ मिलकर शुरू की गई थी। पहली बात 49 का यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों जिनमें यहाँ पर महिला नेतृत्व वाले MSME भी शामिल होंगे, इनको व्यापार सुविधा, परामर्श और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपने व्यवसाय के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेकंड बात यहाँ से
49 का करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसका लक्ष्य महिला उद्यमियों को वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जोड़ना और उन्हें परामर्श देना। 49 का दोनों करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के बारे में विचार करना है। सीसीआई की स्थापना 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, और पूर्ण रूप से सक्रिय 2009 में हुई थी। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अधीन कार्य करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट मंत्रालय के तहत काम करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। गलत हो गया। तीसरा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक अध्यक्ष, 2 न्यूनतम और 6 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो 2023 के संशोधन के बाद से संरचना में बदलाव किए गए थे। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। तो 49 का 50 का 1 करेक्ट है, 49 50 है, ये 1 करेक्ट है इसका। 51 है, पौध किस्म और यहाँ पर कृषक अधिकार संरक्षण के अधिनियम है, उसके बारे में भारत के विभिन्न प्रकार की पादप किस्म के पंजीकरण संरक्षण की अवधि से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। फसली पौधे फील्ड क्रॉप्स के लिए पंजीकरण की कुल अवधि 15 वर्ष होती है, पहली बात। 15 का पहला करेक्ट है। पेड़ों को और लताओं को यहाँ पर ये उसके लिए कुल अवधि 18 वर्ष दी गई है, सेकंड भी करेक्ट होगा। 15 वर्ष पेड़ों और लताओं के लिए 18 वर्ष यहाँ पर दी गई है, सही है। तीसरा, प्रचलित किस्मों के लिए ये सुरक्षा बीज अधिनियम 1966 के तहत अनुसूचित तारीख से 15 वर्ष के लिए होती है, तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथा, प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर लताओं के मामले में 9 साल के लिए, अन्य फसल के मामले में 6 साल के लिए वैध होता है, चौथी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक जो पंजीकरण है फसल की वैधता या पेड़ लताओं के लिए 9 वर्ष और यहाँ पर अन्य फसलों के लिए 6 वर्ष होती है, जिसे बाद में शेष अवधि के लिए नवीनीकरण किया सकता है। चारों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 51 का लास्ट क्वेश्चन था, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट करके दे रखा है मैंने, क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुए। इसमें यहाँ पर दे रखा है यूपीएससी प्रीलिम पर तैयारी करने के लिए पर अपना जो डेली टारगेट अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था डेली टारगेट मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम में, क्योंकि यहाँ पर PT 360 जो मैगजीन कम से कम 2-3 तो कवर हो जाए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लर्न करने के लिए आपको यहाँ से देंगे हम लोग, है ना, टॉपिक रिवाइज करने के लिए बताएंगे। तो स्टार्ट करने वाले मैं आपको जल्दी बताऊँगा टेलीग्राम पर, जब भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा, एक एक अपडेट, एक एक चीज़ आपको बताते रहेंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और इन्वायरमेंट की जो मैगजीन है एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसके करीब 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। सुबह मैगजीन में अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ से उसकी पार्ट 3 है ना, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ भी मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे और बन सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।